नमस्कार, दैनिक ज़ीरो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता। आज 10 जिलों की 57 सभा सीटों पर मतदान हुआ है। बाकी अगर जिले स्तर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अम्बेडकर नगर में जैसे 58.66% का मतदान हुआ था। ये शाम बजे तक के हम लोग आंकड़े आपके सामने अभी अभी बता रहे हैं। बलिया में 51.81% हुआ था। बलरामपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर 48 दशमलव मेरे ख्याल से सबसे कम वोट परसेंटेज जो है वो बलरामपुर में इस बार हुआ है। बहुत कम लोग मतदान करने के लिए निकले थे। 48.53% ही मतदान हुआ। उसके बाद बस्ती है जहाँ पर 54% मतदान हुआ। देवरिया में आपका 51% हुआ है। गोरखपुर में 53% हुआ है। कुशीनगर में 55% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 57.38% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 51.21% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो वहां पर 49.77% का मतदान देखने को मिला है। मेन बड़े चेहरों की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो फिर उनके ऊपर तो जिम्मेदारी थी, उनकी खुद के जीतने की तो जिम्मेदारी थी। बाकी दूसरे पड़ोसी जिलों में भी सीटों पर भाजपा का परचम लहराने का दारोमदार था। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरिओम द्विवेदी जी, और हमारे साथ इसके साथ ही मौजूद हैं आशीष शुक्ला जी वाराणसी से, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण भी कर चुके हैं, और उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनावी माहौल रहा है इस बार, 6 चरण पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में क्या क्या रुझान उनको देखने को मिल रहे हैं। तो आशीष शुक्ला जी, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार? हम सिर्फ इसी चरण की बात नहीं करेंगे, इससे पहले वाले चरण की भी आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनावी माहौल, पूरा जो रुझान है, वो क्या देखने को मिल रहा है आपको? जी बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। अभी जैसा कि आप जो आंकड़े बता रहे थे, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और 50-55 के बीच में या 50-55-60 के बीच में वोटिंग का होना जो है वो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय होना चाहिए, खास करके भाजपा के लिए। और वो भी ऐसी सीटों पर आज मतदान हुआ है जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, वो देवरिया हो, बस्ती हो, गोरखपुर हो, कुशीनगर हो। तो वहाँ पर जो ये आंकड़े आ रहे हैं ये निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है, खासकर लोकतंत्र के लिए भी ऐसा आंकड़ा अच्छा नहीं, इतनी कैंपेनिंग के बावजूद भी ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। अब इस पे अगर बातचीत की जाए तो सवाल ये है कि आंकड़े कम क्यों आ रहे हैं? इसमें भी 2 फैक्टर हैं। जी। आंकड़े कहाँ कम आ रहे हैं? जैसे ग्रामीण एरिया में जब आप शहरी इलाके में जाएँगे, तो जैसे कि कहा जाता है कि भाजपा का जो मूल वोटर है, वो शहर से जुड़ा हुआ है, तो शहर के आंकड़े तो ठीक-ठाक हैं। ग्रामीण इलाके में भी 2 फैक्टर है, एक है जो बीजेपी को जिता रहा है, एक है जो बीजेपी को हराने के लिए लगा हुआ है। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी वोट कर रहा है, जिसे सरकार बदलनी है, और एक वो वोट कर रहा है, जिसे सरकार बचानी है। जो सरकार बचाने वाले की एरिया है, चाहे वो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, लाला की जो एरिया है, वहां खास करके और कम पोलिंग देखने को मिली है, ऐसा पीछे के चरणों में देखा गया है। जो यादव बेल्ट है, जो मुस्लिम बेल्ट है, वहां बल्कि बढ़ चढ़ के मतदान ज्यादा हो रहा है। अब इसकी वजह जो हम लोग जमीन पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो है वो निराश होना इसका एक बड़ा कारण है कि 5 साल सरकार बनाने जहां-जहां मैं गया, वहां भाजपा के कार्यकर्ता इस बात से बेहद नाराज थे, इस बात से बेहद उदास थे कि 5 साल सरकार बन जाने के बाद कोई भी नेता उनसे पूछने नहीं आया कि आप किस हाल में हैं, आपकी क्या स्थिति है, आप पर क्या बीत रही है। अगर आपको पिछले 14-15 सालों के संघर्ष, मार खाने के बाद, प्रताड़ना सहने के बाद, तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप झेलने के बाद अगर आपकी सरकार बनती है और आप कार्यकर्ताओं को निराश करते हैं, उससे बात नहीं करते, एक थाने में उसके लिए फोन नहीं करते, उसे एक स्कीम का लाभ नहीं दिला सकते, उससे हाय हेलो नहीं कर सकते, नमस्ते सम्मान नहीं कर सकते, तो आपके कार्यकर्ता निश्चित तौर पर निराश है। और ये हो सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान, जो बीजेपी के नुकसान की अगर काउंटिंग की जाए तो उसमें सब नुकसान का जो सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है, बीजेपी को अगर नुकसान हो रहा है तो सबसे बड़ा उसका कारण समझ में आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर निराश है, उदास है, इसीलिए ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम देखा जा रहा हरिओम द्विवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आशीष शुक्ला जी ने बताया कि इस बार जो मुख्य वजह जो बताई जा रही है उनके अनुसार कि कार्यकर्ता काफी बीजेपी के कोर जो संगठन है पूरा, उससे जो उच्च संगठन है उससे असंतुष्ट हैं, उनसे खुश नहीं है।
तो इसमें आपको कितनी मजबूती लग रही है इस बात पे? नहीं, आशीष जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब बीजेपी तो समय-समय पर आता भी रहा है कि बीजेपी के जो विधायक हैं, यहाँ तक कि विधायकों ने भी बार-बार बात करी कि हमारी सरकार में सुनी नहीं जा रही है। लेकिन वो जो आशीष जी ने अभी एक बात बताई है कि वो जो कार्यकर्ताओं से मिले हैं, वो उनके अंदर अगर इस तरह से इस कारण परसेंटेज डाउन है, तो ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, खासकर बीजेपी के लिए। लेकिन जैसे वोटिंग परसेंटेज की अगर हम लोग बात कर लें तो वोटिंग परसेंटेज अभी तो 53% हुआ है, जबकि लास्ट टाइम भी ये लगभग 56% गया पिछली बार था 56 कुछ था, तो इस बार 53 हो चुका है 5 बजे तक, और जो आंकड़ा है निश्चित तौर पर ये ज्यादा होगा, 56 क्रॉस कर जाना चाहिए। और जब जो है वोटिंग परसेंटेज क्रॉस किया है, जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो ये सत्तारूढ़ दल के खिलाफ ही आमतौर पर माना अभी तक जो पिछले ट्रेंड, पिछले 3 विधानसभा चुनाव का अगर आकलन करें, तो यही दिखता है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो मुश्किल सरकार के लिए बढ़ी है, क्योंकि लोग जो एंटी इनकम्बेंसी बात होती है, वो, और खासकर अगर इस बार आप बात करें कि ये गोरखपुर की जैसे आपने बात की, तो गोरखपुर में भी इस बार जो है बहुत ज्यादा स्थिति, जो वोटिंग परसेंटेज बात कर रहे हैं, तो हालांकि आशीष जी तो वहां ग्राउंड पर गए थे, इन्होंने देखा भी है, लेकिन मुझे लगता है जो वोटिंग परसेंटेज गोरखपुर का है, गोरखपुर में भी इस बार जबरदस्त तरीके से लोगों ने वोट किया, जो मुख्यमंत्री की सीट है, अर्थात इसे किस तरीके से देखा जाएगा कि भाई ज्यादातर लोगों ने बढ़ चढ़कर, खासकर जो इन्होंने अभी कहा वो सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या, जो तादाद है वो ज्यादा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो शहरी क्षेत्र है वो लगभग पिछले जो विधानसभा चुनाव में जो अभी पिछले चरण में उनका आकलन करें, तो जो शहरी मतदाता है उन्होंने वो वोट पोलिंग बूथ की तरफ कम गए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो मुस्लिम बहुल एरिया है, जो यादव बहुल है, या खासकर जो पिछड़ी जाति के ज्यादातर जहां पर लोग हैं, तो वहां पर जो है इनका वोटर बढ़ा है। और हम बात अगर कर रहे थे गोरखपुर की, तो गोरखपुर में आपको बता दें 2017 में यहाँ पर 50.98% मतदान हुआ था 2017 में। इस बार 5 बजे तक, जैसा कि आपने भी आंकड़ा बताया कि 5 बजे तक 51% हो चुका है। अर्थात जब अभी इलेक्शन तो वोटिंग तो हो चुकी है, लेकिन जो लोग लाइन में लगे थे उनकी भी लगभग हो ही गए, तो आंकड़ा ये मान चलिए अगर आप है तो पिछली बार से ज्यादा है वोटिंग परसेंट। तो जब वोट बढ़ा है, तो मुश्किल जो वहां का मौजूदा जो सत्ता में होता है उसके लिए होती है, और जो सरकार में होता है आमतौर पे तो यही देखा गया है। अब ये क्या होगा, इसका नतीजे क्या होंगे, ये 10 मार्च के बाद ही पता चलेंगे। गोरखपुर में भी इस बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी भी खड़े हुए थे वहां पर। तो हालांकि क्या लग रहा है उनका इस बार कुछ वो रहेगा, अस्तित्व रहेगा, या फिर वो खुद भी भीम की बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे? नहीं, गोरखपुर तो आप जैसे देखिए दलित बस्तियों में तो खुद ही भीम आर्मी चंद्रशेखर जा के वहां पर मोदी के और मोदी योगी और प्लस भीम आर्मी चंद्रशेखर, इनके जबरदस्त पोस्टर जगह जगह लगे, खासकर दलित जो बस्ती की बात कर रहे हैं, वहां भी तकरीबन मैं शायद गलत नहीं हूं तो 25-26% दलित वोटर है। आशीष जी बाद में मुझे भी करेक्ट करेंगे इस पे। तो वहां पर भी दलितों की बड़ी तादाद है, जिस कारण चंद्रशेखर वहां पर गए हैं। उसके अलावा 11, लेकिन खास बात यह है कि जो योगी के खिलाफ 11 कैंडिडेट है इस बार, और वो 11 भी नए हैं, चाहे सपा बसपा कांग्रेस, सबने नए कैंडिडेट्स को मौका दिया है। कोई भी पुराना, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े राजनीतिक इतिहास वाला रहा हो। तो इस बार वहां मुकाबला योगी के सामने, तो इस बार गोरखपुर डबल चुनौती है, लेकिन उनको गोरखपुर में तो जीतना है, क्योंकि जो पूर्व विधायक थे इससे पहले, जो अभी मौजूदा विधायक हैं राधा मोहन दास जी, उनकी जगह योगी को लड़ाया गया। वो पिछला चुनाव 60,000 वोटों से लगभग जीते थे। तो इस बार उनके सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि आपको वो 60,000 मार्जिन उससे ज्यादा बना के रखना है, पहली चीज। दूसरा, आपको ना कि गोरखपुर जीतना है, बल्कि गोरखपुर की सभी सीटों के अलावा आसपास की जो सीटों पर लगता नहीं दमदार जो होगा। लगता नहीं है, और आसपास के जो जिले हैं वहां की विधानसभा सीटों पर जीत को भी आपसे ही जोड़कर देखा जा रहा है। हम्म। जी जी। हमारे साथ लक्ष्मी तो नारायण जी। इनके लिए मुझे लगता है दोहरी चुनौती है। एक तो खुद तो बढ़िया नंबर से पास हो, और दूसरा जो है साथी, जो इनके साथी जिले वाले उम्मीदवार हैं उनको भी बढ़िया नंबरों से पास कराएं। ये इनकी दोहरी चुनौती है इस बार। जी बिल्कुल, दोहरी चुनौती है योगी आदित्यनाथ के लिए कि वो खुद भी जीते हैं और अपने सहयोगी जितने भी पड़ोसी जिलों के भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी जितवाएं। ये पूरा पूरा उनके ऊपर दारोमदार है। हालांकि अभी परसेंटेज बड़ा है पिछली बार से थोड़ा बहुत, गोरखपुर में खासतौर पे अगर देखा जाए तो।
इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी भी जुड़ गए हैं झांसी से, और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, और काफी अनुभव है इनको ये चुनावी सरगर्मी और चुनावी जो पूरी जमीनी हकीकत होती है उसको पूरी बहुत बारीकी से परखते हैं ये। तो लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS0 पे। शुक्रिया। लक्ष्मी जी, एक सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि पश्चिम यूपी में जैसे कि किसान आंदोलन का काफी असर रहा, बताया गया है कि इस बार चुनाव भी जो हुए हैं वहां पर किसानों का काफी प्रभाव रहा है, और वो बीजेपी से ना जाके अन्य दलों में उन्होंने वोटिंग की है। क्या लग रहा है कि बुंदेलखंड में भी किसानों का कुछ असर रहा है इस बार किसान आंदोलन का? अभिषेक, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का एक माहौल विपक्ष ने खड़ा करने में सफलता पाई, तो तुलनात्मक रूप से बुंदेलखंड थोड़ा सा बीजेपी के लिए सेफ रहा है। बुंदेलखंड में बीजेपी के खिलाफ उस तरह की कोई लहर या कोई वेव दिखाई नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी रही। कई मुद्दे थे जो प्रदेश व्यापी थे, उनका भी यहाँ सीटों पे असर है। समाजवादी पिछले चुनाव में यहाँ पूरी 19 सीटों पे बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार वो स्थिति नहीं होने जा रही है। कई सीटों पे समाजवादी पार्टी आमने सामने की कड़ी टक्कर दे रही है, और कई सीटों पे यहाँ बहुजन समाज पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो इस तरह जो घेराबंदी यहाँ बीजेपी की बुंदेलखंड में हुई है, तो मतलब बीजेपी के खिलाफ किसी तरह का कोई बड़ा माहौल ना होने के बावजूद यहाँ चुनौती उनको बहुत कड़ी मिल रही है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, क्योंकि कोई लहर जैसी चीज पक्ष या विपक्ष दोनों की तरफ से भी नहीं है। एक तरह का माहौल ऐसा है कि कुछ लोगों ने माइंडसेट किया है कि सरकार को बचाना है, और कुछ लोगों का माइंडसेट है कि सरकार को हटाना है। इसको लेके मतदाताओं में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे हम और आप जब बात करेंगे तो हम इस बात को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने वोट किसको दिया है, लेकिन वोटर के तौर पे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी, उसका माइंडसेट फिक्स है। वो हो सकता है आपके और हमारे सामने बोले नहीं, जो सरकार बचाने वाले लोग हैं और जो सरकार गिराने वाले लोग हैं। बस 10 तारीख को तय ये होना है कि जो लोगों ने माइंडसेट तय किया था, तो हटाने वाले ज्यादा थे या बचाने वाले ज्यादा थे, ये हमको 10 को पता चलेगा। इसलिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक चीज और मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि बीजेपी के धड़े में चिंता की लकीरें दिख रही हैं, नतीजे जो भी हों। हमारी कई करीब भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों की बात हुई, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कुछ मुद्दे जो कर्मचारियों के लिए उछाले थे, जो घोषणा पत्र में लिखे थे, उस बात को लेके लोगों में डिबेट है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग खुद ये बात कहते हैं कि हाँ, कर्मचारियों के बीच ये बात चर्चा का मुद्दा है। यदि लोगों ने इस पे वोट किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता की बात है। अखिलेश यादव ने अपनी कई चुनावी सभाओं में जो नगर निगम के सफाई कर्मी होते हैं उनको लेके एक बात कही कि जो आउटसोर्सिंग सिस्टम है उसको खत्म करेंगे, संविदा पे या परमानेंट पे लेके आएंगे। ये बात बीजेपी के लिए चिंता की बात है। बीजेपी के लोग खुद ये मान रहे हैं कि इन मुद्दों ने असर किया है और इसके कारण उनका कुछ वोट कटा है। कुछ वोट कटने की बात वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, और जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं तो ये तय मानिए कि वो चिंता में तो हैं। अब इसने, इन मुद्दों ने कितना वोट काटा है इनका, क्या वो जो वोट कटा है क्या वो निर्णायक साबित होता है, या वो जो फासला है वो भर नहीं पाएगा। मान लीजिए कि बीजेपी सीट बचा लेती है, यदि वो जो वोट कटिंग है वो ज्यादा हुई है तो बीजेपी को दिक्कत होने वाली है। जातीय समीकरणों के हिसाब से देखें तो, जैसे मैं अगर उदाहरण दे के बात करूं, झांसी सदर सीट पे ही आए या झांसी के आसपास की सीटों पे आए, तो बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने तो जो एक भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो किया था या पिछले लंबे समय से वो जिसमें सफल रही है कि गैर यादव ओबीसी को उसने बड़ी संख्या में अपनी ओर जोड़ा, और उसी तरह बसपा का जो वोट उसने तोड़ा जो उसमें जो गैर यादव जो दलित थे। समाजवादी पार्टी ने इन सभी बिरादरियों को प्रमुख रूप से टिकट दिए हैं। आप यकीन मानिए कि हर सीट पे उसका इंपैक्ट हुआ है, भले निर्णायक अंजाम तक वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता है ये एक अलग की बात है, लेकिन गैर यादव ओबीसी को जिस तरह से बीजेपी ने अपनी ओर इंटैक्ट किया था वो स्थिति आज के समय में नहीं है, ये तय बात है। क्या वो वोट प्रतिशत इतना माइग्रेट हुआ है कि सत्ता परिवर्तन कर दे, ये हमको 10 को पता चलेगा। एससी वोटर्स में भी एक बात थी जो पिछली बार जिसमें बीजेपी सफल हुई थी,
कि उन्होंने एक जो ब्रांडिंग की कि समाजवादी पार्टी अमुक बिरादरी की है और बसपा अमुक बिरादरी की है, जिससे बीजेपी को काफी सफलता मिली थी। इस बार बीएसपी का जो वोटर है वो बड़ी संख्या में वापस बीएसपी में गया है। इस कारण उत्तर प्रदेश की कई सीटों पे बीएसपी ठीक ठाक मुकाबले में है, वो कड़ी चुनौती दे रही है। तो बीएसपी का भी इस बार, और कांग्रेस का क्या हुआ है कि कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 100-125 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, इस बार कांग्रेस पूरे 400 सीटों पे चुनाव लड़ी है। तो कांग्रेस के साथ हुआ क्या था कि कांग्रेस का जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो उसका जो अपर कास्ट वोट था वो सपा में शिफ्ट नहीं हुआ, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। तो उत्तर प्रदेश की हर सीट पे आप कांग्रेस के टिकट देखिए, आप कांग्रेस ने ज्यादातर जो टिकट वितरण किया है उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये सपा और बसपा और कांग्रेस, ऐसा लगता है कि तीनों ने कहीं बैठ के क्या टिकट तय किए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो भी बीजेपी का वोट काट रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि इनकी जो वोट कटिंग है या उनका जो ग्रोथ है, क्या उस अंजाम तक पहुंचता है कि बीजेपी को वो नीचे ले आए और खुद सवार हो जाएं, इसको लेके तय होना बाकी है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी का बुंदेलखंड में तो खैर नुकसान हो ही रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। और समाजवादी पार्टी ने कुछ चीजों में सफलता पाई है, जो बिरादरियां उनसे छिटक गई थी वो बिरादरियां उनकी ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या वो निर्णायक साबित हो पाती हैं, इस बात का हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी, जो मुद्दे जैसे जो इस बार काफी बढ़ चढ़ के ये लोग ब्रांडिंग भी कर रहे हैं और चुनावी जो रैलियां हो रही हैं उनमें बढ़ चढ़ के बुला रहे हैं कि माफियावाद, आतंकवाद या परिवारवाद, तो इसका क्या असर कुछ उसका असर देखने को मिल नहीं रहा, क्या लगता है ऐसा? नहीं अभिषेक, देखिए असर तो इसका असर इस मायने में होता है कि जो आपका सपोर्टर है और जो कोर सपोर्टर है तो उसको कम से कम जोड़े रखने में तो ये चीजें असर करती हैं, उसका मनोबल बनाए रखने में असर करती है। लेकिन ये भी है कि जो फ्लोटिंग वोटर है, जो परिवर्तनशील वोटर है और जिसको कुछ चीजें मान लीजिए कि दूसरे पक्ष की पसंद आ गई, तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बीजेपी की ओर से मतलब सिर्फ एक ही सारी चीजें उनकी पीछे हो गई। आप जिन चीजों के लिए बीजेपी जानी जाती थी उन चीजों पे फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे हैं। वो अब वो सिर्फ आप देखिए ज्यादातर उनके कैंपेन्स में या जो पब्लिक कैंपेन है या डोर टू डोर कैंपेन है या जो उनकी व्यक्तिगत कैंपेनिंग है उसमें वो इस बात पे जोर दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना के, कि बीजेपी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा है। और समाजवादी पार्टी पर वो टैगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका लॉ एंड ऑर्डर खराब था। तो आखिरी में जो बीजेपी का पूरा फोकस है, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो चाहे रैलियों में, वो इस बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यदि आती है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के पास प्राइम फोकस कुछ दिख नहीं रहा है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की चिंताएं तो बढ़ी हैं। और ये बात सही भी है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से वो उसने रणनीति फिट की है, जिस तरह के उसके जातीय कॉम्बिनेशन है, बीजेपी के पास अब इसके अलावा कोई दूसरा कार्ड भी नहीं है समाजवादी पार्टी को रोक पाने का। अब जो बीजेपी ने ये कार्ड चला है कि समाजवादी पार्टी या लॉ एंड ऑर्डर, बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर को जो जोड़ने की कोशिश की है, क्या वो जो लोग इधर से उधर हो रहे हैं क्या उनको समझ में आता है, क्या उससे वो बीजेपी की ओर मोड़ पाते हैं, इस बात का भी ट्रायल होना है। अभिषेक। आशीष जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा और आपसे बैक टू बैक उसी से जुड़े हुए इंटर रिलेटेड 2 सवाल हैं। एक तो मैं पूछना चाहूंगा कि पूर्वांचल में क्या पूरे राजनीतिक हालात हैं, और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी अपना पिछला इतिहास जो है वो दोहरा पाई, क्योंकि आपने पूरा वो देखा हुआ है, वाराणसी में हम लोग भी आए हुए थे, आपने पूरा दिखाया था वहां पर, जो लोगों से भी हम लोग की बातचीत करवाई थी, तो ज्यादा कुछ लोग बोल रहे थे कि वो बीजेपी से ही पूरा फेवर था उनका। आपके नजरिए से क्या है, क्योंकि हम लोग तो 1 या 2 दिन के लिए आए थे, आपने पूरा वो लगातार देखते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। जी, आप अच्छा वो किए हैं कि पूर्वांचल में क्या तो एक बात तो ये तय है कि जो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि बीजेपी आई क्यों। बीजेपी यहाँ आई थी अदर ओबीसी और अदर जाटों के बल पे। एक चीज तो भाजपा ने कुछ किया चाहे नहीं किया, लेकिन इस जो अपनी 5 साल साथ की यात्रा है उसमें उसने छोटे नेताओं को भी बड़ा नेता बना दिया है। उसके मैनेजमेंट, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होते हैं, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है आज छोटे दल के नेता भी सीख गए हैं। और खास करके जब अखिलेश यादव मायावती की तरफ हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि अखिलेश भी वही तीर चला रहे हैं जिस तीर से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी फतह किया था।
बीजेपी ने यहाँ दो बड़े राजनीतिक दलों को साधा था, एक सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर का, और दूसरा दल जो उसने साधा था वो अपना दल यानी पटेल का। अब इस बार सेम वही कार्ड अखिलेश यादव ने खेला कि उनके सुभाषपा को तोड़कर अपने साथ लेके चले गए और उनके वैकल्पिक तौर पे जो उनकी माता कृष्णा पटेल थी उन्होंने अपने साथ जोड़ दिया है। पूर्वांचल सपा के लिए पहले भी बहुत कमजोर नहीं था, इसलिए सपा की स्थिति पूर्वांचल में अगर देखी जाए तो पूर्वांचल में सपा कहीं भी बीजेपी से कमजोर नहीं लड़ रही है। एक तो ये हो गया सामाजिक समीकरण की बात, जहां से सपा सीधे मुकाबले में बताई जा रही है, क्योंकि जो तीर उनके पास है सेम तीर सेम सामाजिक समीकरण इनके पास भी आ गए हैं। अब दूसरा ये है कि क्या जो है यादव राजभर या जिससे वो सरकार थी, क्या अखिलेश यादव सेम उसी सरकार बना पाएंगे? क्या वही वेव जो योगी के साथ था क्या वो अखिलेश के साथ दिख रहा है? तो दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा वेव देखने को नहीं मिलता जिस वेव से हर मुंह योगी योगी मोदी मोदी 2017 में सुनाई देता था। अगर हम सुने तो हमें वो वेव नहीं दिखता कि कहीं अखिलेश अखिलेश या सपा सपा दिखाई दे रही। इसका जो वजह मुझे समझ में जो आती है कि जो ये दोनों दल हैं, अदर ओबीसी का जो कार्ड उन्होंने खेला है, तो उसमें आप देखेंगे कि जब तक बीजेपी ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला इन तमाम लोगों के साथ चला करती थी, तब तक भाजपा यहाँ 40, 45, 50 के मध्य रह जाती थी। और अखिलेश यादव भी ये जीत देख लिए कि जब तक वो यादव मुस्लिम के सहारे रहे तो पिछली बार 47 पर सिमट गए और लोकसभा में उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। अब हैरानी की बात है कि क्या वो वोट पोल हो रहा है जो हमें दिख रहा है, शोर में जो दिख रहा है। तो अखिलेश यादव के यहाँ जब आप सपा में जाएंगे और सपा का जब शोर सुनेंगे तो वो शोर सिर्फ जो है यादव या मुसलमान या कहीं कहीं जो राजभर उनके साथ लगे हुए हैं वो शोर वहीं सुनाई दे रहा है। जब ये शोर जब तक कुशवाहा के यहाँ, सैनिक के यहाँ, साख के यहाँ, मौर्य के यहाँ, कुर्मी के यहाँ, लोधी के यहाँ और या जाटों में सरोज के यहाँ या इधर प्रजापति के यहाँ, कुम्हार के यहाँ, इनके यहाँ से जो परिवर्तन की बात आनी चाहिए थी वो परिवर्तन की बात, वो वेव अभी तक वो ठनक मिल नहीं रही है। इस वजह से दोनों पार्टियों की चिंता है कि सरकार कौन बनाएगा, ये दोनों पार्टियां जो है तय नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सरकार बदलने के लिए या सरकार बनाने के लिए सबका साथ चाहिए होता है, वो साथ अखिलेश यादव के पास दिख नहीं रहा है और वो नाराजगी बीजेपी से नहीं दिख रही है। इस वजह से फाइट टफ जरूर है, लेकिन अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछा जाए तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि इस मुकाबले में अभी भी जो अदर ओबीसी हैं वो कहीं ना कहीं सपा से ज्यादा मजबूत बीजेपी के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। हरिओम सर, मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा इस बीच ही कि जैसे पूर्वांचल में आशुष शुक्ला जी ने बताया कि मतलब इस बार भी जो समीकरण बन रहे हैं वो दोनों का 50-50 वाला हिसाब किताब है। छोटे दलों का भी इस बीच में बोला जाता है कि इस बार बड़ी भूमिका होगी। जितना हम लोगों ने बोला कि कई सारे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, भाजपा ने भी जोड़े हैं, तो छोटे दलों का इस बार पूर्वांचल में की राजनीति में और जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कितना प्रभाव रहेगा, क्या हो सकता है उसमें? जी, बढ़िया बात आपने कहा कि छोटे दल, क्योंकि पूर्वांचल जो छोटे दलों की भी बात हो रही, पूरे इलेक्शन भर छोटे दलों की बात हुई, सभी चाहे भाजपा हो चाहे सपा, इन दोनों ने छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की है और उसका असली परीक्षण की है इनके साथ, इनके उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे। ये पूर्वांचल के दोनों चरण, छठे चरण में जो आज मतदान हो चुका है और जो 7वां चरण आने वाला है, ये दोनों ही सिम करेंगे, क्योंकि पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में सुहेलदेव समाज पार्टी है जो ओम प्रकाश राजभर की है। पिछली बार इन्होंने यहाँ अगर पूर्वांचल की 111 विधानसभा सीटों की बात करें जो छठे और 7वें चरण की थी, तो इनमें से 75 अकेले दम पर पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और 9 अपना दल और 4 इनके सहयोगी पार्टी, दूसरी सहयोगी पार्टी राजभर ने वाली ने मतलब सुभाषपा ने जीती थी। लेकिन इस बार जो है ना, इस बार ये सुभाषपा जो है वो अखिलेश के साथ है और ओम प्रकाश राजभर पूरे दम से दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है खेला नहीं, यूपी से खदेड़ा हो गए। एक तो उनका वो है, दूसरा अब इसी पूर्वांचल में इसी चरण में जो छठा और 7वां दोनों चरण में अपना दल के भी है। अपना दल अब अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं, अब मोदी एनडीए के साथ हैं और भाजपा सहयोगी हैं, और वहीं अब अपना दल कमेरावादी जो उनकी मां है वो अखिलेश के साथ है।
इसी में निषाद पार्टी है जिसका गोरखपुर सहित कई जिलों में बड़ा इस समुदाय का मतलब प्रभुत्व है, निषाद पार्टी है। संजय चौहान जो है, लुनिया चौहान है, उनकी भी पार्टी है, लेकिन वो अखिलेश के साथ है। तो तमाम ऐसे दल हैं इस बार जिनका जो ऐसे इसके जो मतलब दावा करते हैं, जिनकी बात होती है कि मतलब ये पूरा प्रभाव जमाएंगे इन पर, इनको लामबंद करने की कोशिश होती रही, तो उनका भी परीक्षण इसी चरण में होगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोग ने जाके ग्राउंड पर वहां कवर किया, बात भी की, तो सुभाषपक बात करें या अपना दल, इनका एक सीट वाइज क्षेत्र विशेष में इनका जनाधार है, और ये इस बार जो है प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब फायदा निषाद पार्टी का बीजेपी को जरूर मिलेगा, ऐसे ही सुभाषपा इनके साथ है तो उनको भी फायदा मिलेगा, ये तो मिलेगा। दूसरा, इस चरण में ही आपके जैसे बागी हैं, जैसे आप दारा सिंह चौहान हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, या फिर आरपीएन सिंह है जो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की, तो इन सबकी भी प्रतिष्ठा का मामला इन्हीं 2 चरणों में होना है। छठे का हो चुका है, 7वां चरण जो 7 मार्च को अंतिम चरण है, अब तो समय बचा नहीं है, 7वें चरण 7 तारीख को ही होना है मतदान, 10 को रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है अभिषेक, आपके सवाल का जवाब यही है कि पूर्वांचल में जो छोटे दल निश्चित तौर पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। जी, बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आशुष शुक्ला जी, अभी मैं कुछ रैलीज भी देख रहा था वाराणसी में, जैसे कि आज एक ही मंच पर शिवपाल सिंह यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ओपी राजभर, संजय चौहान, जया बच्चन, सबके सब एक साथ बिल्कुल आ गए थे वाराणसी में। और इससे पहले ऐसी कोई रैली जो नहीं देखी जिसमें कि सारे के सारे लोग मौजूद हो। वाराणसी अपने आप में बहुत बड़ा एक जिला है, बहुत बड़ी मतलब विधानसभा चाहे हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, बहुत मायने रखता है। क्या लग रहा है कि इसी में एक में जी, आप इसी में आशीष जी मेरा भी एक सवाल ले लीजिए। आशीष जी, इसी में मेरा भी एक सवाल ले लीजिए। और प्रियंका गांधी लगातार प्रवास पर है, प्रियंका गांधी लगातार वहां प्रवास पर है, डेरा डाले हुए है, इस पे भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारे दलों के ये समझ में आ गया है कि वाराणसी जो है वो इस समय पूरे देश का राजनीतिक केंद्र बन चुका है। वाराणसी में बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है, चाहे वो हिंदुत्व को लेकर हो, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर हो, या वाराणसी ने जिस तरीके से चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं बीजेपी को, 8 से 8 सीटें, तमाम सीटें जो बीजेपी को जिताती जा रही है वाराणसी, तो ये लोग समझ गए हैं कि अगर वाराणसी में हम 2 सीट भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह मैसेज दिया जा सकता है कि वाराणसी में मोदी का वो करिश्मा नहीं रहा जो करिश्मा 2014 से चला आ रहा है। तो सारे दल जो है वो जीतने के साथ साथ 2024 के संकेतों को लेकर भी चल रहे हैं कि वाराणसी में कैसी हवा पैदा की जाए। क्योंकि देखिए, शुरू से अगर आप 70 साल का इतिहास देखेंगे तो नेहरू गांधी का परिवार भी उत्तर प्रदेश में जब पैर उसका जब तक जमा रहा, तब तक वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज रही। उत्तर प्रदेश का चाहे अमेठी रहा हो, चाहे वो फूलपुर रहा हो, चाहे वो रायबरेली रहा हो, उत्तर प्रदेश से होके तमाम बार ये बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो उत्तर प्रदेश समझ गई कि जब तक हम यूपी में नहीं आएंगे, 73 सीट 2014 में जीतने का मसला रहा हो, तो मोदी को इसी लिए यहाँ भेजा गया, उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली में हम तख्त जो है वो संभाल सकते हैं। अब इनकी नजर, चाहे ममता बनर्जी, क्योंकि यहाँ बंगाल के भी तमाम वोटर रहते हैं, बड़ा समुदाय है बंगालियों का, इस वजह से अखिलेश यादव कहीं न कहीं जो समीकरण अखिलेश यादव ने बनाया, वो खूबसूरत समीकरण है, वो बंगाली वोटरों को अपने साथ साधने के लिए यहाँ लेके आ रहे हैं। और कहीं न कहीं विपक्ष का एक प्लान भी है कि ममता बनर्जी को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि घंटा घड़ियाल यानी नाविक और ब्राह्मणों का जो कॉम्बिनेशन है उसे साधा जाए, प्लस बंगाली वोटर्स का समीकरण साध करके मायावती को प्रोजेक्ट करा जाए, प्लस मुसलमानों को साधा जाए और नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में हराया जाए। तो ये जो आज की रैली आप देख रहे हैं, वो विधानसभा के चुनाव के परिदृश्य से न देख करके अगर उसे 2024 की लोकसभा के परिदृश्य से देखेंगे तो ज्यादा खूबसूरत तस्वीर नजर आएगी कि चौहान वोटर, राजभर वोटर, बंगाली वोटर, ममता बनर्जी खुद जो है ब्राह्मण, उसके बाद मुस्लिम वोटर और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यानी यादव वोटर, अगर ये सारे वोटर एक साथ मिलकर के ममता बनर्जी के चेहरे की तरफ देखते हैं तो नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं उनकी जो कद है या उनका जो वोटर है वो कहीं न कहीं कम आंकता, कम दिखता नजर आ रहा है। तो आज की जो रैली है वो 2022 के लिए खास है ही, लेकिन इस तस्वीर को 2024 से देखेंगे तो ज्यादा खूबसूरत तस्वीर आपको समझ में आएगी। और ये कहीं कहीं जो आज आप रैली की जो बात कर रहे थे 2022 से ज्यादा 2024 की रैली। और हरिओम सर, आपका सवाल। जी
हाँ हाँ, आप हरिओम सर के सवाल का एक बार दे दीजिए पहले। तो इसका मकसद देखिए सीधा है कि ये जो यहाँ के प्रियंका गांधी की जो रणनीति है वो ये है कि जैसे यहाँ से उन्होंने अजय राय को एक टिकट पिंडरा से दिया हुआ है, अवधेश पटेल को उन्होंने टिकट दिया है रोहनिया से, इसी तरीके से उन्होंने जो है कपूर को पंजाबी वोटर को टिकट दिया हुआ है। तो प्रियंका भी ये समझ रही हैं कि हमें खड़े होने के लिए लखनऊ के बाद अगर कोई स्थान है तो क्योंकि गोरखपुर को जो एरिया पड़ता है वहां से लल्लू जो है वो खुद विधायक हैं और वो एरिया में कहीं न कहीं लल्लू का प्रभाव हो, सीट जीते न जीते, लेकिन सारे लोग ये मानते हैं कि लल्लू का कद जो है वो एक ठीक-ठाक कद है, जहां प्रियंका गांधी न भी जाए तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब छठे और तो सातवें जीतते भी चरण रहे में हैं क्योंकि जी। जीतते भी रहे हैं। छठे और सातवें चरण में जो है दो ही ऐसी जगह बचती है, पूरे बनारस, जहाँ के पूरे राजनीतिक केंद्र को साधा जा सकता है। तो ये जो प्रियंका गांधी हैं उनके आने का भी मकसद ये है कि आखिरी चरण है, गोरखपुर की तरफ से जो सीटें मिले, अगर नहीं भी मिल रही है तो इस चरण में पटेल वोटर को, भूमिहार वोटर को, और खास करके क्योंकि राजेश मिश्रा भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं कैंट की सीट से, तो ब्राह्मण, पटेल और भूमिहार वोटरों को एक साथ ला करके उनकी ये कोशिश है कि चुनाव जीता जाए या न जीता जाए, लेकिन एक इस तरीके से वोट बैंक को इकट्ठा कर लिया जाए जिससे ये समझ में आए कि आने वाले समय में जो विपक्ष की भूमिका में है वो सपा और टीएमसी नहीं है, बल्कि जो कांग्रेस है वो विपक्ष की भूमिका है। प्रियंका गांधी को इस बात को भी बताना होगा कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। प्रियंका जो मेहनत कर रही हैं 2022 के लिए मेहनत उनका है नहीं, सीटें जीतना तो निश्चित तौर पर ठीक है, विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं 403 सीटों पे, तो सीटें कुछ ना कुछ तो आएंगी, लेकिन गांधी परिवार या कांग्रेस सीधा नेतृत्व यह चाहता है कि वो विपक्ष में चेहरा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी लड़ाई अब कांग्रेस ये लड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के आ जाने के बाद अब वो भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ना ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जाए। अगर कांग्रेस कहीं न कहीं अपने विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ पाती है तो कांग्रेस पूरे देश भर में बड़ा नुकसान करेगी, यह बात प्रियंका गांधी जान रही हैं और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए वो ये दिखाना चाहती हैं कि खास करके जो 7 जहां खुद टीएमसी से ममता बनर्जी मेहनत कर रही हैं, सपा मेहनत कर रही हैं, तो प्रियंका दिखाना चाह रही है कि विपक्ष में कहीं टीएमसी नहीं टिकती, ममता नहीं टिकती या उसके साथ के लोग नहीं टिकते। अगर विपक्ष की मोदी का कोई विरोध कर सकता है, मोदी के खिलाफ कोई अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है तो वो कांग्रेस है, इसीलिए प्रियंका गांधी यहाँ ज्यादा मेहनत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता होता तो मैं उनसे वैसे ये सवाल पूछता, लेकिन हालांकि कई थोड़ी सी बुकाहट ये भी है कि जैसे चुनाव खत्म होंगे, नतीजे आएंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी जो है वापस चले आएंगी। जो आपने जैसे बोला कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसके लिए मतलब ये तैयारी थी, तो चुनाव जी नतीजे चाहे कुछ भी हो 10 मार्च को, जी क्या लगता है जी। कि मतलब प्रियंका गांधी उसके बाद यहाँ पर डेरा अपना जमाएंगी कि उसके बाद फिर वो चली जाएंगी? देखिए प्रियंका को या कांग्रेस को अगर राजनीति करनी है, अगर दिल्ली की कुर्सी उन्हें चाहिए तो यूपी में उन्हें मेहनत करना ही होगा। इस बात से प्रियंका और राहुल गांधी जब तक इस बात को समझ नहीं लेंगे कि उत्तर प्रदेश में उनकी क्या भूमिका है, निश्चित तौर पर जो अन्य बिरादरियां हैं छोटी छोटी, जो राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं रखती हैं, जो छोटे छोटे कामगार हैं, मजदूर हैं, वो वोट कांग्रेस को दे रहे हों न दे रहे हों, लेकिन भाजपा ने उन्हें ये तो समझा ही दिया महंगाई के मुद्दे पर और छोटे छोटे रोजगार कामगार के मुद्दे पर कि कांग्रेस कहीं न कहीं उन लोगों के हित के बारे में ज्यादा सोचती थी। 7 साल बीत जाने के बाद ये छोटे तबके के लोगों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस क्या थी और बीजेपी क्या है। उस जमाने में छोटे छोटे लोग, आज मैं जब जा रहा हूं तो लोग बात करते हैं कि नहीं भाई कांग्रेस जो थी वो ज्यादा ठीक थी उन लोगों के लिए। आज लोग बता रहे हैं कि मजबूरी नहीं है, लोगों के पास आज राशन तो मिल रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, नौकरी की बात नहीं है। वो पहले 30 दिन में 25 दिन मजदूरी कर लेते थे, आज उनके पास 30 दिन में 2 दिन का काम नहीं है। वो 25 दिन खा तो लेंगे, लेकिन जो 700, 500, 300, 400 रुपए की डेली मजदूरी करते थे, वो सबसे ज्यादा नुकसान है जो बीजेपी के लिए नुकसान हो रहा है। तो जो छोटे छोटे कामगार हैं, जब तक वो अब उन्हें लोग मिस कर रहे हैं कांग्रेस को, और अगर प्रियंका और राहुल ने थोड़ी सी मेहनत करी तो आने वाले समय में कांग्रेस विधानसभा न सही लेकिन लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है, यह बात प्रियंका भी समझ रही है। लक्ष्मी नारायण जी शायद अभी चले गए हैं, वैसे उनसे मैं एक सवाल पूछने वाला था। हरिओम से मैं आपसे वो वाला सवाल पूछ लेता हूँ कि जैसे कि आशीष जी ने बताया कि एक जो तस्वीर जो दिखी है आज वाराणसी के मंच पे, ममता बनर्जी, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, एक सबके सब एक साथ पूरे मंच पे दिखे थे, जो कि 2024 की कहीं ना कहीं एक झलक है। क्या लग रहा है कि 2022 का जो ये जो तस्वीर सामने आई है, 2024 के लिए कोई माहौल तैयार हो रहा है वैसा?
बिल्कुल। अब अभी आशीष जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि अगर आप कांग्रेस को दिल्ली की कुर्सी चाहिए तो आपको यूपी में शिरकत करनी होगी। मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा कि ना कि केवल कांग्रेस को, जिस भी दल को अगर दिल्ली की सत्ता चाहिए तो आपको यूपी में दिखना होगा, यहाँ पर काम करना होगा। ममता बनर्जी से बहुत अच्छे से समझती हैं और वो लगातार इसीलिए, क्योंकि आप देखिए जब बंगाल का चुनाव हुआ था अखिलेश नहीं गए थे, उन्होंने अपने यहाँ से भेजा था अपने साथियों को भेजा था वहां चुनाव प्रचार के लिए। ममता बनर्जी खुद आई क्योंकि उन्हें पता है आप 22 शुरू हो गया, 2 साल बाद 2024 के चुनाव हैं। 2024 में आमतौर पर ये यूपी जिसका मजबूत होगा, केंद्र में उसकी ही उतनी दावेदारी भी मजबूत होगी। तो ये जो आपका सवाल है कि 2022 क्या 2024 की, तो निश्चित तौर पर खासकर बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी इन सब के लिए जो है 2022 जो है 2024 की तैयारी है, पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश है। और ये भी सत्य है कि जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार यूपी में भूमिका निभाई, लगातार सक्रिय रही हैं प्रियंका गांधी और अजय लल्लू बात करें अगर, तो उनको 2022 में भले ज्यादा सीटें ना मिले, लेकिन जो उनका वोट प्रतिशत है वो इस बार बढ़ेगा। वोट प्रतिशत बढ़ेगा जिसका फायदा और ये आगे आने वाले समय में जो 2024 में है वो रहेगा। आपका एक सवाल था कि क्या प्रियंका 2022 के बाद वापसी कर सकती हैं कहीं रहेंगी पर्यटन, कि जैसे वो पे यहाँ से लगता है ना कि पर्यटन, हाँ पर्यटन ऐसा तो नहीं कि पर्यटन टूर जिसमें इन पे आरोप लगते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं क्योंकि 2024 में बहुत दूर है नहीं। और जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है तो उनको यूपी में हर हाल में अपना जो बेस है वो मजबूत करना होगा। जब तक यूपी मजबूत नहीं होगा आप कहीं टिक नहीं पाओगे। यही है कि आप आते जाते रहे तो आपने अपना अमेठी भी गंवा दिया। रायबरेली विधानसभा में कई सीटें आपकी चली गई, अमेठी पूरा साफ ही है। तो इस बार इनके जो अभी 5वें चरण में जो अमेठी रायबरेली के चुनाव है, चौथे 5वें चरण में, वहां भी तय होगा कि मतलब ये कांग्रेस वोट भले सीटें ना जीते, लेकिन ये देखना होगा वोट परसेंटेज उनका कितना बड़ा, जैसा कि आमतौर पे मायावती के साथ होता रहता है कि वोट सीटें चाहे जितनी कम हो लेकिन उनका वोट परसेंट डाउन नहीं होता। ये इस बार इनका देखना होगा कि इनका वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है इस बार कांग्रेस का। तो 2024 इनके लिए है, 2024 के लिए तैयारी निश्चित तौर पर कर रही है। जिसने यूपी जीता उसने केंद्र जीता, और ये चीज कहीं ना कहीं ध्यान रखे प्रियंका गांधी, कांग्रेस और जो बाकी दल हैं वो भी अपना पूरा प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं। 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होगा, उसके बाद 3 दिन बाद ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस पूरी चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए आशीष शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हम लोग को देने के लिए। और हरिओम द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए आभार। बाकी खबरों के लिए भी आप सब लोग देखते रहिए theNS0.com। धन्यवाद।